जलवायु पर हमारी आज विशेष बातचीत होगी। तो भारतीय जनजीवन को प्रभावित करने वाले भौगोलिक तत्वों तथा प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए भारत की जलवायु को समझना अति आवश्यक है। इस देश का आधा भूभाग कर्क रेखा के दक्षिण में है, जो उष्ण कटिबंध में है, तथा आधा भाग उत्तर में है, जो विस्तार की दृष्टि से उपोष्ण कटिबंध में है। तो उत्तरी सीमा पर महान हिमालय और दक्षिणी पूर्व एवं दक्षिणी पश्चिमी सीमा पर महासागर, अरब महासागर एवं बंगाल की खाड़ी की उपस्थिति ने यहाँ की जलवायु को काफी प्रभावित करके रखा है। तो देश की विशालता और उसकी स्थिति में यहाँ जलवायु संबंधी विभिन्नताएं पैदा कर चुकी है और करती भी रहती है। तो विश्व की सभी प्रकार की जलवायु भारत में पाई जाती है। तो मौसम और जलवायु को लोग एक ही मानते हैं, पर भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर समझा जाए तो जलवायु लगभग अस्थायी होती है और पर मौसम सामयिक होता है। तो एक विस्तृत क्षेत्र में 30 वर्षों से अधिक समयावधि के मौसमी या वायुमंडलीय विशिष्टताओं के कुल योग को के औसत को जलवायु कहते हैं। और किसी क्षेत्र या स्थान के खास समय में वायुमंडलीय दशाओं को मौसम कहा जाता है। तो मौसम एक दिन में कई बार बदलते हैं, किंतु जलवायु सालों साल तक एक क्षेत्र में एक ही रहती है। तो मौसम तथा जलवायु के मुख्य उच्च तत्व तापमान, वायु दाब, पवन आर्द्रता तथा वर्षण है, जो सूर्य ताप तथा इंसोलेशन से प्रभावित होकर बदलते रहते हैं। तो साल के कुछ महीने में वायुमंडलीय अवस्था एक समान रहती है, जैसे गर्म या ठंडा, हवादार या शांत, आकाश या बादलों से घिरा या साफ या शुष्क या आर्द्र आदि। तो इन महीनों के औसत वायुमंडलीय दशाओं के आधार पर वर्ष को ग्रीष्म, शीत या वर्षा ऋतुओं में हम विभाजित कर सकते हैं। तो हमारे देश में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरब भाषा के मौसम शब्द से हुई, जिसका अर्थ मौसम या ऋतु होता है। धीरे धीरे मानसून ये शब्द जो है का प्रयोग उन हवाओं के लिए किया जाता है जो ग्रीष्म काल में जल से थल की ओर एवं शीतकाल में थल से जल की ओर चला करती है। तो एशिया में इस प्रकार की हवाओं को प्रभावित करने वाले क्षेत्र को मानसून एशिया का नाम दिया गया, जिसमें अपना देश भारत का मुख्य स्थान है। तो भारत की मानसूनी जलवायु में एकता के साथ स्पष्ट प्रादेशिक विविधता भी है। तो राजस्थान के बाड़मेर इलाके में जून के में किसी दिन तापमान 48 से 50 या 52 डिग्री तक हो जाता है। उसी दिन कश्मीर के पहलगांव या गुलमर्ग का तापमान 20 डिग्री से भी घट जाता है। तो गुलमर्ग के उत्तर में खिलनमर्ग में तापमान माइनस में चला जाता है, मतलब जीरो से कम हो जाता है। तो इस समय जून सारा उत्तर भारत गर्म और शुष्क हवाओं की चपेट में रहता है, जबकि आसाम में इतनी वर्षा होती है कि ब्रह्मपुत्र नदी में भयंकर बाढ़ आने की आशंका हर समय बनी रहती है इंसानों के बीच। जबकि समुद्र तटीय क्षेत्र में तापमान सम तथा स्थल में मध्य में विषम पाया जाता है और दैनिक विभिन्नताएं ये सब सारी आती है। तो इन विभिन्नताओं को वार्षिक दृष्टि से दिखाई देगा। तो अब हम आप देख सकते हैं, जबकि दिसंबर की रात में कारगिल जैसे स्थानों पर न्यूनतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो जून माह में तिरुवनंतपुरम या चेन्नई का तापमान 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तक होता है। उसी समय पश्चिमी राजस्थान में यह तापमान 50 से 55 तक चला जाता है। अब वर्षा की दृष्टि से मौसम राम में औसत अधिक वर्षा 1180 सेंटीमीटर होती है, जबकि जैसलमेर में 12 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होती है। तो अक्टूबर नवंबर में दक्षिण भारत के पूर्वी भाग में लौटते मानसून से अच्छी वर्षा होती है, जबकि उत्तर भारत में शीतोष्ण चक्रवात से वर्षा होती है। तो दिसंबर जनवरी में कश्मीर के किसान ठंड से कांपते होते हैं। उसी समय केरल तट पर मोपला स्थानीय जनजाति केवल लुंगी में अपने खेत में काम करती है। तो उत्तर भारत में वर्षा की मात्रा और पश्चिम
पूर्व से पश्चिम में घटती जाती है, जिससे लोगों को भोजन, वस्त्र, आवास में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों के लिए एक शब्द लैंडफॉर्म्स का प्रयोग किया जाता है। ये जलवायु को प्रभावित करते हैं। लेटीट्यूड मतलब अक्षांश, एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई, नरनेस ऑफ सी मतलब समुद्र से निकटता, डायरेक्शन ऑफ विंड पवन की दशा, फॉरेस्ट मतलब वन, ओशियन करंट मतलब सामुद्रिक जलधारा, रेनफॉल मतलब वर्षा, माउंटेन पहाड़ या पर्वत, सॉइल मिट्टी। तो सौर ऊर्जा का सीधा या तिरछा होने पर सौर किरणों का सीधा या तिरछा होने पर सौर ऊर्जा में की मात्रा में भी अंतर होता है। और सूर्य की किरणें निम्न अक्षांश पर सीधी तथा उच्च अक्षांश पर तिरछी पड़ती है। यही कारण है कि विषुवत रेखा में ध्रुवों की ओर बढ़ने पर तापमान घट जाता है, और जैसे जैसे समुद्र तल से धरातल की ऊंचाई बढ़ती जाती है, वायुमंडल विरल होता रहता है और हो भी जाता है तथा तापमान घट जाता है। तो निम्न अक्षांश से स्थित उटकमंड अर्थात ऊटी तमिलनाडु में तापमान काफी कम रहता है, और गर्मी में काफी संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं। कहीं भी तापमान बढ़ने पर वायु दाब घटता है तो तापमान घटने पर वायु दाब बढ़ता है। तो पवन उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर बहने लगते हैं, और ऐसे में यदि जल भाग में से पवन आते हैं तो उसमें पर्याप्त नमी रहती है, जिससे वर्षा होती है, किंतु स्थल भाग से आने वाले पवन शुष्क रहते हैं और जलवायु को समुद्र निश्चित रूप से प्रभावित करता है। तो जल देर से गर्म और देर से ठंडा होता है, अतः समुद्रीय तट भाग जाड़े में ज्यादा ठंड नहीं होता है और गर्मी में ज्यादा गर्म भी नहीं होता। तो किंतु स्थल भाग जल्द गर्म एवं जल्द ठंडा हो जाता है, अतः महाद्वीप का मध्य भाग जाड़े में अति ठंडा तथा गर्मी में अति गर्म होता है। तो समुद्र के नजदीक वाले भूभाग में सम तथा समुद्र से दूर वाले भूभाग में विषम जलवायु पाई जाती है। तो गर्म या ठंडी सामुद्रिक जलधाराएं जिस तटीय क्षेत्र से गुजरती है उसे प्रभावित करती है, और ऊंचे पर्वत वाष्ण युक्त पवन को रोक कर वर्षा करती है। तो जिससे पवनी विमुख भाग में मूसलाधार पर्वतीय वर्षा होती है, वह पर्वत के पीछे वाला भाग पवनो विमुख भाग वर्षा से वंचित रह जाता है। तो जिसे वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है। तो वन बादल को आकर्षित करता है और सूर्य के प्रखर किरणों से बचाता है, और मिट्टी के प्रकार भी तापमान को प्रभावित करते हैं। बलुए या कंकरीली मिट्टी जल्द ही गर्म होकर तापमान में वृद्धि करते हैं, पर चिकनी और जलोढ़ मिट्टी जल्दी गर्म नहीं हो पाती। तो इसी क्रम में बात कर लेते हैं भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। तो अक्षांश कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर भारत के मध्य से गुजरती है, और भारत में कर्क रेखा की उत्तर उपोष्ण तथा दक्षिण उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। अतः दक्षिण भारत गर्म एवं उत्तर भारत अपेक्षाकृत ठंडा रहता है। अब ऊंचाई की बात कर लेते हैं। तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान घटता जाता है, और भारत के उत्तर में हिमालय पर्वतमाला स्थित है, जिसकी ऊंचाई महान हिमालय लगभग अगर बात की जाए तो बहुत ज्यादा मानी जाती है। अब कैसे मानी जाती है, तो इसको सीधी सी बातों में अगर समझने की कोशिश करें तो लगभग 6000 फीट हो जाती है। तो भारत के तटीय और मैदानी क्षेत्रों की ऊंचाई 30 से 150 मीटर है। फलतः पर्वतीय क्षेत्र ठंडा तथा मैदानी या तटीय क्षेत्र अपेक्षाकृत गर्म रहता है, और जाड़े के मध्य में एशिया से आने वाली बर्फीली हवाएं हिमालय को पार नहीं कर पाती, जिससे तापमान बहुत ज्यादा नहीं गिर पाता है। परंतु गर्मी में हिमालय मानसूनी हवाओं को रोककर भारत में अच्छी वर्षा करता है। तो वायु दाब एवं पवन, इस बात पर चर्चा कर लेते हैं। वायु दाब एवं पवनों की दिशा ने भारत की जलवायु को विशिष्ट बना दिया है। तो भारत में कर्क रेखा क्षेत्र से विषुवत रेखा क्षेत्र की ओर उत्तर पूर्वी मानसून पवनें चलती है,
और ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी से उष्ण कटिबंधीय निम्न दाब अर्थात समुद्र स्थल से समुद्र की ओर चलते। फलतः इनसे वर्षा नहीं होती, लेकिन गर्मी में यह स्थिति उलट जाती है, क्योंकि सूर्य के उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण राजस्थान के मरुस्थली क्षेत्र में निम्न दाब का केंद्र बन जाता है तथा मतलब मकर रेखा क्षेत्र में उच्च दाब रहता है। तो अतः गर्मी में दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा क्षेत्र में हवाएं तेज से हिंद महासागर को पार कर भारत में पहुंचने लगती है और विषुवत रेखा को पार करने के बाद फैरल के नियम के अनुसार यह दाहिनी ओर मुड़ जाती है तथा दक्षिण पश्चिम से चलने लगती है, जिन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। और इस हवा से पूरे भारत में व्यापक वर्षा होती है। तो ऊपरी वायु परिसंचरण भारत में पश्चिमी प्रवाह से प्रवाहित रहता है और जेठ धाराएं इसी प्रवाह की मुख्य अंश है। तो जेठ धाराएं लगभग 70 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच वायुमंडल के ऊपरी भाग में चलते हैं। अतः इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेठ धाराएं कहा जाता है और ये सितंबर से मार्च तक हिमालय के दक्षिणी छोर पर चला करते हैं तथा देश के उत्तर तथा उत्तर पश्चिम भाग में पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ के रूप में आकर कभी कभी वर्षा की झड़ी लगा। तो गर्मी के दिनों में सूर्य कर्क रेखा के ऊपर चमकता है, अतः पश्चिमी जेठ धारा हिमालय के उत्तरी छोर पर खिसक जाती है। तब एक अन्य पूर्वी जेठ धारा जो उष्णी कटिबंधीय पूर्वी जेठ धारा कहलाता है, गर्मी यानी कि अप्रैल से अगस्त दक्षिण भारत के ऊपर 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास बहती है तथा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तटीय भाग में कभी कभी तूफानी हवा के साथ वर्षा कर जाती है। तो ऐसी स्थिति को बनाने में वायु दाब में अंतर तथा पवन की दिशा मुख्य कारक है। तो जल एवं स्थल का वितरण को आपको विस्तार से समझना होगा। जल एवं स्थल, जल स्थल, अब इसको विस्तार से थोड़ा सा समझिए। तो भारत की जलवायु को यहाँ के जल और स्थल के वितरण ने भी प्रभावित किया है। समुद्र तटीय क्षेत्र में जाड़ा तथा गर्मी के तापमान में ज्यादा अंतर नहीं होता है, क्योंकि जल भाग देर से गर्म और देर से ठंडा होता है और वहां तापांतर कम होने के कारण जलवायु सम बना रहता है। तो दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्र इसके प्रभाव में रहते हैं, पर उत्तर भारत के समुद्र से दूर होने के कारण समुद्र का प्रभाव नहीं पड़ता है। वहां जाड़े में खूब जाड़ा और गर्मी में खूब गर्मी पड़ती है। वार्षिक तापांतर बहुत ज्यादा होता है तथा जलवायु विषम बन जाती है। तो दिल्ली में जाड़े में ऊनी के कपड़े और वहां की गर्मी में बर्फ दोनों में खूब बिक्री होती है। तो अब इसी बात को समझने के लिए जरा सा आगे अगर चलते हैं हम लोग तो क्या समझेंगे। उसके बाद बात आ जाती है मानसून की। मानसून, अब इस बात को समझना जरूरी है हमारे और आपके लिए। मानसून अरबी शब्द मौसम मतलब ऋतु से ये मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई। तो शब्द का उपयोग सर्वप्रथम अरब के नाविक अरब सागर में चलने वाली उन हवाओं के लिए किया करते थे जो ऋतु के बदलते ही अपनी दिशा बदल लेते थे और भारत में बोलचाल की जो भाषा होती है उसमें ये कही जाती है कि इस बात को भाषा में मानसून का अर्थ वर्षा से है। तो अच्छा मानसून का अर्थ यदि अच्छी वर्षा से है तो भारत की इन हवाओं की दिशा 6 माह दक्षिण पश्चिम और 6 माह उत्तर पूर्व बहती है। अतः इन्हें क्रमशः दक्षिणी पश्चिम मानसून तथा उत्तर पूर्व मानसून कहा जाता है। तो गर्मी के महीनों में जब सूर्य कर्क रेखा के आसपास लंबवत चमकता है तब भारत में उत्तरी पश्चिमी भाग अत्यधिक गर्म हो जाता है और फलतः वहां एक बृहद तथा गहन
न्यूनतम दाब का क्षेत्र विकसित हो जाता है। किंतु मकर रेखा के पास सूर्य की तिरछी किरणों से कारण तापीय प्रभाव कम रहता है। इसके तुलनात्मक दृष्टि से उच्च दाब क्षेत्र बन जाता है और यहाँ की वायु राशि भारत में विकसित निम्न दाब क्षेत्र की ओर आकर्षित होकर जब विषुवत रेखा को पार करती है तब कोरालिस बल मतलब फायरन के नियम के कारण अपनी दाहिनी ओर मुड़कर उत्तर पूर्व की दिशा में चलती हुई भारत के केरल के तट पर पहुंच जाती है और यह पवन दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जानी जाती है। तो दक्षिण पूर्वीय सनमार्गी पवन का विस्तार है और ये हजारों किलोमीटर समुद्री मार्ग से आने के कारण प्रचुर जलवाष्प लाती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून केरल तट पर 1 जून को पहुंचता है और शीघ्र ही 13 से 15 जून तक मुंबई और कोलकाता होते हुए मध्य जुलाई तक संपूर्ण भारत पर छा जाता है। तो मानसूनी हवाओं के मार्ग में यदि कोई पर्वत अवरोधक बनता है तो वहां से ऊपर उठकर वो घनीभूत हो जाते हैं जिससे भारी वर्षा होती है। तो पश्चिमी घाट यानी कि सह्याद्री का पश्चिमी ढाल तथा हिमालय के दक्षिणी ढलान पर भारी वर्षा यही कारण है। तो सामान्यतः पर्वत की पवन अभिमुख ढाल पर भारी वर्षा तो होती है लेकिन किंतु पर्वत का पवन विमुख ढाल दृष्टि छाया में पड़ जाता है जिससे बहुत कम वर्षा होती है। तो पश्चिमी घाट का पूर्वी भाग दृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है इसीलिए कम वर्षा का क्षेत्र है। तो नवंबर दिसंबर में सूर्य मकर रेखा के लंबवत चमकने लगता है फलतः वहां निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है और उसी समय अपने देश में कड़ाके की सर्दी पड़ती है जिससे उच्च दाब का क्षेत्र बनने लगता है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून जिन क्षेत्रों को खाली करता है वही उत्तर पूर्वी मानसून अपने प्रभाव में ले लेती है। तो उत्तर पूर्वी मानसून का काल इस प्रकार मध्य नवंबर से मध्य मार्च तक प्रभावित रहता है। इससे भारत के दक्षिणी तटीय भाग में कहीं कहीं वर्षा होती है और इस अवधि में पछुआ पवन की पेटी के दक्षिण की ओर खिसक जाने से पछुआ पवन विक्षोभ के कारण भारत के उत्तरी मैदान में वर्षा हो जाती है जो रबी फसलों को लाभ देती है। तो अब दक्षिण पश्चिम मानसून का आगे बढ़ना धीरे धीरे कम होने लगा। तो सितंबर को यह राजस्थान मरुस्थल तक नहीं पहुंच पाता है और 15 सितंबर तक ये चंडीगढ़ दिल्ली और श्रीनगर तक रुक जाता है। तो अक्टूबर तक यह मुंबई भोपाल या लखनऊ को छोड़ देता है और 10 अक्टूबर तक यह उत्तरी भारत को भी छोड़ देता है तथा 15 नवंबर तक यह पूरे भारत को छोड़ देता है जिसे लौटती मानसून कहा जाता है। तो मानसून के स्वभाव में अनेक अनिश्चितता पाई जाती है। बहुत सारी विभिन्नताएं आपको मिलेगी जिसको समझने के लिए अगर हम और आप कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा हमें आगे चलना होगा और आगे चलने के क्रम में हमें ये जानना होगा और कैसे जानेंगे इसको चलिए आगे चल के हम लोग आगे बात करते हैं। तो समुद्र से दूरी बढ़ने पर वर्षा की मात्रा घटती है। कोलकाता में 162.5 सेंटीमीटर, पटना में 135 सेंटीमीटर, इलाहाबाद में 100 सेंटीमीटर तथा दिल्ली में केवल 67 सेंटीमीटर वर्षा हुई। तो मानसूनी वर्षा भू आकृति द्वारा नियंत्रित की जाती है और गर्मी में वर्षा मूसलाधार होती है जिससे पानी का बहाव बढ़ जाता है तथा मृदा अपरदन की गति तेज हो जाती है। कई क्षेत्र बाढ़ के चपेट में आ जाते। तो भारत का कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था ये मानसून का महत्वपूर्ण योगदान है और मानसूनी वर्षा का भारत में वितरण भी असमान है जो औसत 12 सेंटीमीटर से 1180 सेंटीमीटर के बीच पाया जाता है। तो मानसून कभी पहले और कभी देर से आती है, कभी अतिवृष्टि कभी अनावृष्टि लाती है। तो फलतः फसलें प्रभावित होती है तथा बाढ़ और सूखा जैसी आपदाएं लाती है। तो इसी क्रम में वर्षा के प्रकार इसको जानने की कोशिश करते हैं हम।
वर्षा के प्रकार, इस बात को भी समझना हम सबों के लिए बेहद जरूरी, और खास करके आपके लिए और हमारे लिए। तो भारत में ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों वर्षा होती है। क्या होती है? ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन। तो ग्रीष्मकालीन वर्षा को हम लोग जरा विस्तार से समझें। तो भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं से, और जबकि दक्षिण भारत त्रिभुजाकार होने के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून हवा दो शाखाओं में बंटकर आगे बढ़ती। एक शाखा अरब सागर की शाखा है, जिससे भारत के पश्चिमी तटीय भाग एवं पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिमी ढाल पर भारी वर्षा हो जाती है। तो दूसरी शाखा बंगाल की खाड़ी शाखा है। इस शाखा से अंडमान निकोबार द्वीप में भारी वर्षा होती है, और आगे बढ़ने पर मानसून पूर्वांचल तथा मेघालय के बीच पहुंचकर पश्चिम की ओर मुड़ जाती है तथा पूर्वोत्तर भारत और गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में वर्षा कराती है। तो जैसे जैसे यह पश्चिम की ओर बढ़ते हैं तो वर्षा का कारण और नमी की मात्रा घटने लगती है। तो पूरब से पश्चिम की ओर की वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। तो पूर्वोत्तर भारत में 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, वही राजस्थान में पश्चिमी भाग में 23 सेंटीमीटर से भी कम होती है। अब शीतकालीन वर्षा की बात इसी क्रम में हम लोग कर ले कि भारत में शीतकालीन वर्षा के सीमित क्षेत्र है। लौटती मानसून तथा उत्तर पूर्वी मानसून से भारत के पूर्वी तटीय भाग, तमिलनाडु और तथा केरल में वर्षा होती है। अब कैसी होती है, इस बात को जरा विस्तार से समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो स्थल से चलने वाली हवा जब बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरती है तो नमी धारण कर लेती है, जिससे यह वर्षा होती है। और शीत ऋतु में जब पवन पेटियां दक्षिण की ओर खिसक जाती है तो भारत का पश्चिमोत्तर भाग पछुआ पवन के प्रभाव में आ जाता है, और दक्षिण पश्चिम से चलने वाली यह हवा भारत में प्रवेश कर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार में वर्षा करती है। तो यह पश्चिम विक्षोभ के कारण होता है, मतलब पश्चिमी विक्षोभ के कारण। तो वर्षा पश्चिम से पूरब की ओर घटती जाती है। ग्रीष्मकालीन वर्षा जहां खरीफ फसलों को लाभ पहुंचाती है, वही शीतकालीन वर्षा रबी फसलों के लिए उपयोगी। तो भारत में कुल 6 ऋतुएं पाई जाती है, जो अन्य किसी देश से दुर्लभ है। और ये ऋतुएं हैं बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत एवं शिशिर। तो भौगोलिक दृष्टि से तथा मौसम विभाग के अनुसार भारत के मुख्यतः 4 ऋतुएं ही हैं। तो शीत ऋतु मध्य नवंबर से मध्य मार्च तक, ग्रीष्म ऋतु मध्य मार्च से मध्य जून तक, वर्षा ऋतु मध्य जून से मध्य सितंबर तक, और लौटती मानसून मानसून ऋतु मध्य सितंबर से मध्य नवंबर तक। तो शीत ऋतु में सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है, अतः उत्तरी गोलार्ध ठंडा रहता है। तो जनवरी में दक्षिण तथा मध्य भारत में औसतन तापमान 21 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है, और गंगा के मैदानी भाग में 12 से 20 डिग्री के बीच पाया जाता है। और इसी समय चेन्नई का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तथा कोलकाता का 20 डिग्री सेल्सियस और पटना का 17 डिग्री सेल्सियस तथा दिल्ली का 14 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे अधिक ठंड उत्तर पश्चिम भागों में रहती है, अतः यहाँ एक उच्च वायुदाब क्षेत्र बन जाता है। और इस समय हवाएं स्थल से समुद्र की ओर बहती है, जो शुष्क होती है तथा वर्षा नहीं कराती है। तो आकाश स्वच्छ रहता है। बादल रहित आकाश के कारण रात में ताप विकिरण तेजी से बढ़ती है, जिससे पारा नीचे गिर जाता है। और हिमालय क्षेत्र की जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इन दोनों हिमपात भी होता रहता है।
तो इस ऋतु में भारत के दो क्षेत्रों में वर्षा होती है, एक उत्तर पश्चिमी भाग, दूसरा दक्षिण पूर्वी तटीय भाग। तो उत्तर पश्चिम भारत में चक्रवातीय वर्षा होती है, जो दिसंबर से मार्च तक पूर्वी मध्य सागर से इराक, ईरान तथा पाकिस्तान के रास्ते भारत पहुंचती है। और ये वर्षा मात्र 3 से 6 सेंटीमीटर ही होती है। लेकिन और ये कर क्या जाती है, इस बात को जरा सा विस्तार से समझने की कोशिश कीजिए। ये करती है क्या, क्या फायदे करती है और क्या नुकसान करती है। ये रबी फसलों के लिए काफी लाभदायक रहती है। जनवरी फरवरी में उत्तर पूर्वी शुष्क हवाएं बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरती है, जलवाष्प ग्रहण कर भारत के दक्षिणी भूभाग तमिलनाडु में वर्षा करती है, और यह इस वर्षा से वहां जाड़े में चावल की कृषि हुई। तो ग्रीष्म ऋतु जैसे जैसे सूर्य की किरणें उत्तर की ओर लंबवत होने लगती है, तो भारत में गर्मी बढ़ती है और जून तक सूर्य कर्क रेखा के ऊपर लंबवत हो जाती है, जिससे भारत में प्रचंड गर्मी पड़ती है। तो दक्षिण भारत के पठारों की ऊंचाई तथा समुद्र की निकटता के कारण तापमान कम रहता है, किंतु उत्तर भारत में औसतन तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो जाता है, 40 तक चला जाता है, 45 तक चला जाता है। हवा अत्यंत शुष्क हो जाती है, आकाश में बादलों का नामो निशान तक नहीं रहता, वनस्पति, तालाब, कुआं आदि सूख जाते हैं कभी कभी। और दक्षिण भारत में अधिकतर नदियां जल की एक रेखा मात्र ही रह जाती। तो उत्तर भारत दक्षिण भारत की अपेक्षा जाड़े में ज्यादा ठंडा तथा गर्मी में ज्यादा गर्म रहता है। तिरुवनंतपुरम का वार्षिक तापांतर केवल 2.8 डिग्री सेल्सियस है, जबकि दिल्ली का तापांतर 30 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो भारत के दक्षिण पश्चिमी तटीय भाग में हवा अरब सागर की ओर से आती है, जिससे वर्षा होती है, किंतु देश के अन्य भागों का मौसम शुष्क रहता है, और इस समय उत्तर भारत में चलने वाली पछुआ हवा जो है अत्यंत गर्म तथा शुष्क होती है, जिसे लू कहते हैं। तो बिहार तथा पश्चिम बंगाल के आसपास धूल भरी आंधी भी चलती रहती है, और पश्चिम बंगाल में इसी नॉर्वेस्टर या काल वैशाखी कहा जाता है। अक्सर शाम के 3 बजे के आसपास आती है, थोड़ी वर्षा भी करती है। इस वर्षा से असम की चाय की फसल को काफी लाभ मिलता है, इससे आम की फसल को काफी नुकसान भी पहुंचता है। अतः इन आंधियों को कर्नाटक में आम का बौछार भी कहा जाता है। तो वर्षा ऋतु देश के जून के प्रारंभ तक गर्मी बढ़ती ही जाती है। अधिकतर जीव जंतु ताप से त्रस्त होकर घरों में अथवा पेड़ों के नीचे शरण लेते हैं। किंतु आधे जून से मौसम में अचानक बदलाव आता है और तेजी से हवा दक्षिण पश्चिम की ओर आने लगती है। आकाश बादलों में आच्छादित हो जाता है और गर्जन तर्जन के साथ भारी वर्षा होती है। इसे ही मानसून का फटना मतलब मानसून भ्रष्ट कहा जाता है। तो जुलाई के प्रथम सप्ताह तक मानसून पूरे भारत में व्याप्त होकर जगह जगह मूसलाधार वर्षा कर देती है, और असल में यही दक्षिण पूर्वी सन्मार्गी पवन भूमध्य रेखा को पार कर ठरल के नियम के अनुसार अपनी दाहिनी ओर तथा दक्षिण पश्चिम मानसून बनकर 1 जून को केरल के तट पर पहुंचकर भारी वर्षा कर दी। तो मानसूनी हवाएं भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप में त्रिभुजाकार होने के कारण 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। पहला शाखा अरब सागर शाखा, दूसरा बंगाल की खाड़ी शाखा। तो उत्तर भारत की वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है, जबकि दक्षिण पश्चिम भाग में अरब सागर शाखा से। और वर्षा की मात्रा एवं वितरण यहाँ की स्थलाकृति तथा उच्चावचन मतलब रिलीफ से प्रभावित होकर की जाती है। तो अरब सागर शाखा पश्चिमी तट की ढाल के सहारे ऊपर उठकर पश्चिमी भाग में
भारी वर्षा कर देती है, जबकि ये पहाड़ को पार कर जाती है तो इसके विपरीत ढाल पर कम वर्षा होती है, क्योंकि ढाल के सहारे नीचे उतरने से हवा गर्म हो जाती है और उसकी नमी धारण क्षमता बढ़ जाती है। तो इसी बात को और जरा सा आगे समझने के लिए हम और आप थोड़ा सा आगे निकलते हैं, तो हम क्या पाते हैं, अब इस बात को जरा सा विस्तार से समझिए। कुछ तो पाएंगे ऐसा फेरबदल यदि होता है तो उसकी कुछ लक्षण होंगे, कुछ बातें होंगी। तो बंगाल की खाड़ी शाखा का मानसून उत्तर की ओर बढ़ते हुए असम मेघालय पहुंचकर पूर्वांचल गारो खासी और ज्योतिया पहाड़ से टकराकर मेघालय तथा असम की घाटी में भारी वर्षा कर जाती है और देश के उत्तर पश्चिम में स्थित निम्न दाब क्षेत्र की ओर बढ़ने लगती है, तथा जैसे जैसे ये पश्चिम की ओर बढ़ती है वर्षा की मात्रा कम होती है। तो जून से सितंबर के बीच कोलकाता में 118 डिग्री सेंटीमीटर, पटना में 100 सेंटीमीटर, इलाहाबाद में 90 सेंटीमीटर तथा दिल्ली में 55 सेंटीमीटर ही वर्षा हो पाती है। तो हिमालय से दूर दक्षिण में बढ़ते हैं तो वर्षा की मात्रा घटने लगती है। नैनीताल में 202 सेंटीमीटर, बरेली में 90 सेंटीमीटर तथा आगरा में 58 सेंटीमीटर ही वर्षा होती है। तो सबसे ज्यादा वर्षा असम और मेघालय की पहाड़ियों में होती है। यहाँ चेरापूंजी और मौसिम राम है, जहां जून से सितंबर तक 823 सेंटीमीटर तथा वार्षिक वर्षा 1187 सेंटीमीटर होती है। तो बंगाल की खाड़ी शाखा की हवाएं उत्तर पश्चिम की निम्नतम दाब वाले क्षेत्र में पहुंचने से पहले सूख जाती है और अरब सागर शाखाएं की हवाएं भी वहां जाकर अरावली के समानांतर बढ़ते हुए आगे बढ़ जाती है तथा दोनों की हालत में वह सूखा क्षेत्र रह जाता है और राजस्थान का पश्चिम भाग एक मरुस्थल बन गया है और भारत में अधिकतर वर्षा 85% दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। तो अच्छी वर्षा यहाँ के किसानों के खेत में बीज बो देते हैं, पर मानसून के अनिश्चित होने के कारण कभी फसल मारी जाती है तो कभी अच्छी फसल हो जाती है। तो कहा जाता है कि भारतीय कृषि मानसून के साथ जुड़ा हुआ है। तो वर्षा ऋतु में औसतन तापमान शुष्क ग्रीष्म ऋतु से थोड़ा कम रहता है। तो वर्षा के बाद तापमान कम हो जाता है और पटना में खासकर मई का औसतन तापमान 35 से 40 डिग्री सेल्सियस, जून का तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस और जुलाई का तापमान 25 से 20 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। तो वर्षा ऋतु में शुष्क वनस्पति लहलहा उठती है, चारों तरफ हरियाली छा जाती है, नदी तालाब पानी से भर जाते हैं तथा कृषक खेती का काम हंसी खुशी करते हैं। तो लौटते मानसून का मौसम, इसको जरा सा समझिए विस्तार से। लौटते मानसून सितंबर के अंत में सूर्य का दक्षिणायन होने से उत्तरी पश्चिमी भाग का निम्न दाब समाप्त होकर दक्षिण में खिसक जाता है। फलतः दक्षिण मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर पड़ने लगता है और सितंबर में मानसून स्थान गुजरात, पश्चिम गंगा का मैदान तथा मध्य भारत से लौट जाता है और अक्टूबर में यह बंगाल की खाड़ी में के उत्तर में जाकर स्थिर हो जाता है। तब इसके बाद ये क्या करता है, नवंबर में तो कुछ करता होगा। तो नवंबर में ये कर्नाटक और तमिलनाडु तक बढ़ पाता है तथा नवंबर के मध्य में मानसून पूरे भारत से लौट जाता है। तो इसे ही मानसून का निवर्तन यानी कि लौटना कहा जाता है। तो भारत में तापमान गिरने लगता है, स्थल से चलने वाली हवा के कारण मौसम शुष्क होने लगता है, किंतु इस समय प्रायद्वीप के पूर्वी तट पर
उत्तरी पूर्वी मानसून से अच्छी वर्षा हो जाती है। तो मानव जीवन पर इसका प्रभाव भी तो पड़ता होगा। तो भारतीय जलवायु का मौसम मतलब भारतीय जलवायु का मानसून एक प्रिय है। तो उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक भारतीय कृषक मानसून का बेसब्री से इंतजार करते हैं और यह देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। तो मानसूनी जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नताएं बहुत सारी होती है, फसलों को उगाने में सहायता करती है। मानसून का समय पर आना और देर से आना या जल्द चले जाना, एक लंबी अवधि के लिए गायब हो जाना संपूर्ण भारतीय जनजीवन को प्रभावित करता है। तो मानसूनी वर्षा के वितरण ने देश के लोगों के खान पान, वस्त्र एवं आवास को भी प्रभावित करके रखा है। तो आने वाले विनाशकारी बाढ़ एवं सूखा के प्रभाव से प्रतिवर्ष लाखों लोग प्रभावित हो जाते हैं। तो मानसून से होने वाली वर्षा की तेज धार ने मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न की और पर्वतीय क्षेत्र अधिक बरसात के कारण भूस्खलन से प्रभावित हो जाता है। तो भारतीय मानसून जलवायु की एक ओर वरदान है, तो मानिए दूसरी ओर अभिशाप भी है।